ये फॉरबिडन बैंड तो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके थे, है ना, कि द एनर्जी गैप्स इन विच नो इलेक्ट्रॉन कैन एंटर। जैसे ऐसा गैप जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, ऐसा गैप जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, वो फॉरबिडन बैंड है। उसी तरह उन्हें एनर्जी गैप्स भी कह सकते हैं। लेकिन इस एनर्जी गैप और इस एनर्जी बैंड गैप में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप का मतलब यह है कि भाई यहां से लेके यहां तक जो आने वाली एनर्जी है वो एच न्यू के हिसाब से होगी, एच सी बाई लेमडा के हिसाब से होगी। और फॉरबिडन बैंड का मतलब है कि वो खाली एरिया या वो खाली एनर्जी वैल्यूज जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आना पसंद नहीं करता। ये हल्का सा अंतर है दोनों में। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये है आपका वैलेंस बैंड, ये है आपका कंडक्शन बैंड। मैंने लाल और काले कर दिए हैं ना, केवल डिफरेंशिएट करने के लिए, ऐसे कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि ये तो एनर्जी लेवल है ना, ये अलग एनर्जी लेवल है, ये अलग एनर्जी लेवल है। वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं होता है, ये खाली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाते हैं, तो ये फिर लीड करता है क्या, कंडक्शन की तरफ, यानी कि उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाती है। ये चीज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब एनर्जी बैंड गैप को हम लोग बोलते हैं ईजी। तो वैल्यू ऑफ ईजी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। अभी मटेरियल के हिसाब से भी डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ईजी जो है वो लार्ज है, एनर्जी गैप जो है वो काफी लार्ज है। एनर्जी बैंड गैप जो है इज वेरी लार्ज। यहां पे ईजी क्या है, स्मॉल है। और यहां पे ईजी क्या है, जीरो है, क्योंकि ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग है ना। तो ईजी का फॉर्मूला कुछ नया नहीं होता है, वही होता है एच न्यू, या फिर ईजी का फॉर्मूला हो जाएगा एच सी बाई लेमडा। अब भाई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पे था, तो इसको एक्साइट करके यहां तक पहुंचाना है। तो इस पहुंचाने में क्या करेंगे, एनर्जी लगेगी। एनर्जी कहां से आएगी, कोई रेडिएशन इस पे मारा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंच जाएगा। तो एच न्यू या एच सी बाई लेमडा, लेमडा क्या, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज टू प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन टू कवर अप द एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप ये है, इसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ईजी चाहिए होगा, है ना। इतनी एनर्जी चाहिए होगी, वो एच न्यू से आएगी, वो किसी रेडिएशन से आएगी, जो हम लोगों ने समझ लिया है। अब न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन भी बोल सकते हैं, या सिर्फ रेडिएशन बोल लो, कोई बात नहीं। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एच की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस अब हम लोग सीखेंगे बैंड के हिसाब से, बैंड डायग्राम के हिसाब से। जो बैंड डायग्राम भी हम लोग ने थोड़ी ही देर पहले सीखा था, इसलिए ये डिफरेंस हम लोग थोड़ा सा बाद में लाए। तो देखिए कंडक्टर में होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करते हैं, पार्शियली ओवरलैप करते हैं। ऐसा भी होता है मतलब टच भी कर जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन किस में होती हैं, मेटल्स में होती हैं। और मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होता है। हम लिख सकते हो यहाँ पे मेटल्स, ठीक है। नो एनर्जी गैप, both the bands overlap with each other, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा गैप होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है। यहाँ पे बड़ा एनर्जी गैप होता है। यहाँ पे क्या होता है, वैलेंस बैंड जो होता है वो टोटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो भी वैलेंसी है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे रहते हैं।
और यहाँ पे भी जो भी वैलेंसी है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं। तो ये यहाँ से कूद के चले जाते हैं कभी कभी रूम टेम्परेचर पे भी, लेकिन ये यहाँ से कूद के कभी नहीं जा पाते क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा है, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है इसको, वो काम रूम टेम्परेचर पे नहीं हो सकता है। फिर इसी वजह से इनके इस माइग्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे माइग्रेट कर जाने की वजह से थोड़ी सी सम कंडक्टिविटी आ जाती है, और यहाँ पे क्योंकि ये कभी नहीं ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे जीरो कंडक्टिविटी रहती है। अब Eg क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप, है ना, तो वो यहाँ पे जीरो होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि यही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो बैंड गैप है यही बाउंड्री है जो डिसाइड करता है कि कोई चीज सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। अब आ गए हम लोग फर्मी एनर्जी में। तो देखिए, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं। थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं तो उनमें कुछ एनर्जी होती है, उस चलने फिरने की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है उसको हम लोग फर्मी एनर्जी बोलते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हर जो मटेरियल होता है उसका अलग अलग फर्मी एनर्जी होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में फर्मी एनर्जी के नाम के मामले में सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो मान लीजिए कि किसी मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल का कंडक्शन बैंड लाल वाला और वैलेंस बैंड काला वाला आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसा होता भी है। तो इस केस में ये वाली जो बाउंड्री है, नीचे वाली बाउंड्री जो है ना, मतलब ओवरलैपिंग होने की वजह से दो बाउंड्री आ रही है ना, तो जो नीचे वाली बाउंड्री है वही है फर्मी एनर्जी लेवल। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे है, वैलेंस बॉन्ड में है, वैलेंस बैंड में है और वो नीचे है, तो फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा। लेकिन इसके ऊपर चला गया ये फर्मी एनर्जी लेवल के, और फिर भी वैलेंस बॉन्ड में ही है, वैलेंस बैंड में ही है, वैलेंस बैंड में है, लेकिन वो देखिए कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग की वजह से वो कंडक्शन बैंड में भी आ गया। तो इसका मतलब अब वो ऊपर आ गया है, तो अब उसकी फर्मी एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी है, तो अब उसे फ्री इलेक्ट्रॉन में काउंट किया जाएगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो ऑफ एनर्जी में, फ्लो ऑफ करंट में कंट्रीब्यूट करेगा, कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा। करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें ये दो आ गए हैं इसलिए डायोड। ठीक है, अब पीएन जंक्शन, तो एक पी टाइप रीजन होता है और एक एन टाइप रीजन होता है। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से चिपका दिया जाता है, बिल्कुल मतलब ऐसे भर दिया, मतलब ये कोई तीन रीजन नहीं है, दो ही है। ठीक है, ये मैं ऐसे कर देता हूं इसको। ठीक है, अभी एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसे चिपका दिया, तो चिपकाने से क्या होगा, पहली बात तो इसका भाई सिंबल समझ लीजिए कि ये पी टाइप जो है वो पॉजिटिव है तो ये एनोड हो गया, एन टाइप जो है वो नेगेटिव है वो कैथोड हो गया। और इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पी को एक ट्राइंगल की तरह दिखाते हैं और एन को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन असली में अगर इसको देखा जाए तो एक बक्सा ये होता है, एक बक्सा ये होता है, आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, और अब ये भी इसमें भी डोपिंग की गई है, इसमें भी डोपिंग की गई है, तभी तो पीएन जंक्शन है ना। अच्छा, अब ये जो ये एरो है, ये एरो क्या दिखाता है, इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, जिस भी सर्किट में ये लगाया जाएगा तो ये एरो इस तरह दिखाया जाता है कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट, बस और कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब
क्योंकि इसको चिपका दिया गया है तो भाई पी रीजन में क्या होते हैं, एक्सेप्टर आयन होते हैं, एन रीजन में क्या होते हैं, डोनर आयन होता है। थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मतलब इसमें काफी चीजें एक जैसी हैं, तो थोड़ा आप इस वीडियो को दोबारा देखें, तब आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस टॉपिक में। अब पी रीजन में एक्सेप्टर आयन है, यहाँ पे होल्स एक्सेस में होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं। तो ये काले वाले मैंने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, और ये जो गोरे वाले हैं और छेद है इनमें, तो छेद है तो वो होल हो गए। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि यार ये जो है होल्स इधर की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं भाई। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जाके यहाँ पे चट, है ना, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो एक ऐसा रीजन आता है जिसमें ना ही पॉजिटिव होल्स होते हैं और ना ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको मैंने शेड कर दिया। इस रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कैसी होती है, बहुत ही कम होती है, 10 टू द पावर -6 मीटर के ऑर्डर में होती है, मतलब 1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर में होती है। ठीक है, और पोटेंशियल डेवलप्ड इन द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो पोटेंशियल भी डेवलप होगा। देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ना होल है और ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन भाई अपना एक्सेप्टर आयन तो चुपचाप बैठा होगा ना माइनस साइन के साथ, और अपना डोनर आयन भी चुपचाप बैठा होगा प्लस साइन के साथ। तो भाई माइनस से प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। अरे यार पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोड़ दो तो प्लस से रिपेल करके माइनस पे चिपकेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ही वजह से एक तरीके से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, और इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, बैरियर इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन या होल को इसको पार करके जाना पड़ता है। अच्छा, अब जब ये हम लोग डिप्लीशन रीजन की बात कर रहे हैं, तो होल्स के इस तरफ जाने की वजह से, होल्स कैसे जा रहे हैं, ऐसे P टू N रीजन, है ना, P साइड टू N साइड, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, बस खाली न्यूट्रलाइज होने, होल्स और इलेक्ट्रॉन बस प्यार करने जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज होने जा रहे हैं। ठीक है, ये N साइड टू P साइड, तो भाई सारे होल्स इधर चल दिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चल दिए, तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होगा वही डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो होगा उसके उल्टे डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। नेट में डायरेक्शन हमें करंट का ऐसा मिल रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये बना दिया मैंने। ठीक है, तो दिस करंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। है? अब लेकिन भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, करंट ऐसे चल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहती है, इसकी वजह से केवल डिप्लीशन रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होल्स को वापस यहां पे पुश करने की कोशिश करती है। यहां कोई होल चला आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया चल इधर, तो वापस आ जाती है। तो वापस आना क्या होगा, होल्स का वापस आना हो जाएगा N साइड टू P साइड, और उसी तरह जब होल्स को ये इधर पुश कर रही है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड उधर पुश कर रही है, उल्टा होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, P साइड टू N साइड। तो देखो होल्स को ये इधर पुश कर रही है और इलेक्ट्रॉन्स को ये इधर पुश कर रही है, तो यार एक करंट तो इस डायरेक्शन में भी है ना। करंट डेवलप्ड फ्रॉम N साइड टू P साइड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट।
स्टेडी स्टेट में होता है तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट सेम होता है। मतलब आप बाजार में खरीदने जाएंगे नया पीएन जंक्शन डायोड, तो वो उसमें कोई अंदर इंटरनल करंट नहीं होगा। अब V0 जो है पोटेंशियल बैरियर, वो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पे तो डिपेंड करता ही है। मतलब जंक्शन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो डिपेंडेंस आ जाएगा, और V0 अमाउंट ऑफ डोपिंग पे भी डिपेंड करता है। ज्यादा डोपिंग होगी तो ज्यादा V0 होगा, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर होगा तो अपना पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग का केवल एक ही मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पी साइड जुड़ा होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से एन साइड जुड़ा होगा। पी से पी, एन से एन, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बैटरी ई बहुत ज्यादा होगी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मतलब हम सारे वायर हटा दें तब भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, बैटरी जो है काफी तगड़ी लगाई जाएगी, इसलिए दिस विल डोमिनेट ओवर ई आई। ठीक है, अब इधर क्या हो जाता है कि इसका माइनस, ये E माइनस ई आई जो होगी वो भी काफी स्ट्रांग होगी, है ना। E माइनस ई आई जो होगी वो इस डायरेक्शन में लगी होगी। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से जो होल्स हैं वो अंदर आना चाहते हैं, बीच में आना चाहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बीच में आना चाहते हैं, और आते ही वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं होल एंड इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन। जैसे ही होल इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन होता है तो पी रीजन में एक, पी रीजन यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट बॉन्ड वाली बात। फिर उसके बाद द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स ओनली। मतलब कि जो अगर आप करंट देख रहे हैं वो तो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से करंट फ्लो होता है। होल्स इस रीजन के बाहर नहीं आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस रीजन के बाहर आ जाते हैं, इसीलिए वो जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से चल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये भी इधर आना चाहते हैं, ये भी इधर आना चाहते हैं, तो इन दोनों के आने की वजह से विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और जंक्शन डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस। मतलब यार ये वैसे भी इधर आना चाहते थे और हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आने लगा दी, तो ये जो इनके आने की टेंडेंसी उसको हम लोगों ने बढ़ा दी, इसलिए ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है पीएन जंक्शन का। अब रिवर्स बायसिंग में आ गए। यहाँ पे भी जो फॉरवर्ड बायसिंग था उससे बिल्कुल उल्टा होगा, है ना। वो तो समझ में आ ही रहा है, वो फॉरवर्ड है ये रिवर्स है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी को उल्टा लगा दिया है, और न्यूटन क्या कर रही है कि डबल बैटरी लगा रही है, क्योंकि वो उतना बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए थोड़ी ज़्यादा बैटरी लगानी पड़ सकती है। वैसे आप एक भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। पॉजिटिव होल्स इन पी रीजन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन बोथ मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, इस बार जंक्शन ये है और जंक्शन से दूर जा रहे हैं। फॉर ईच होल, यहाँ पे होल एंड इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग की
कोई बात नहीं होगी। इसलिए बॉन्ड ब्रेकिंग से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चलता है। लेकिन थर्मल एजिटेशन की वजह से few electrons start moving, few electrons and few holes due to थर्मल एजिटेशन, मतलब गर्मी की वजह से, मतलब या कुछ तो टेम्परेचर होगा ना, few electrons and holes contribute to the current. To a weak current. कितना वीक करंट? लेट मी सी, करंट का जो ऑर्डर है वो क्या है? इन्होंने भी few माइक्रो एम्पियर्स बोला है, ठीक है। द करंट इन द इंटरनल पीएन इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड दिस इज कॉल्ड, यही वीक करंट जो है इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड करंट। और ये फॉरवर्ड करंट क्योंकि टेम्परेचर की, एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से होता है, इसीलिए अरे यार फॉरवर्ड करंट क्यों बोल रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स करंट। और रिवर्स करंट जो है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से होता है, तो रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए कि आपका जो लैब है उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रिवर्स करंट कम होगा। अगर लैब का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे मेरे रूम का इस समय है, तो जो आपका रिवर्स करंट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे ये लोग दूर दूर जा रहे हैं तो अपना डिप्लीशन रीजन जो है वो चौड़ा हो जाता है, वो इंक्रीजेस हो जाता है। यहाँ पे इंक्रीजेस लिख सकते हैं। जंक्शन डायोड ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। बस ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे E प्लस EI डील कर रहा होगा, ये बात तब भी ट्रू है ना। तो फॉरवर्ड बायस कर लिया हम लोगों ने और रिवर्स बायस भी कर लिया। अब हम लोग करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में। ये जो है एरिया, ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए है, ये रिवर्स बायसिंग के लिए मैंने FB और RB लिख भी दिया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो बैटरी है पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है इसलिए रिवर्स बायसिंग। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रियोस्टैट को एडजस्ट करके वोल्टेज चेंज करते हैं और करंट को स्टडी करते हैं। इसमें करंट कैसे मिलेगा? इस एमीटर से, जो मिली एम्पियर में ही नाप सकता है, इसे मिली एम्पीटर कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्राफ होता है, तो जब तक अप्लाइड वोल्टेज हमारा काफ़ी छोटा होता है तब तक हम लोग ने E माइनस ई आई नहीं देखा था। इस सिचुएशन में फॉरवर्ड बायसिंग में E माइनस ई आई हो जाता था, है ना। तो जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास हो या एक्सटर्नल वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज के आसपास हो, तब तक करंट बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता है। तो उसे हम लोग बस ऐसे ही देखते हैं। भाई ये कर्व में है, काफ़ी स्मूथ कर्व है। फिर उसके बाद तो ये रीजन है क्या, OA। लेकिन एक बार जब करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये लगभग लीनियरली जाता है, लीनियरली जाता है और काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। तो ये हो गया B पार्ट। तो जो AB है, अब इसे अगर आप स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं तो ये जिस पॉइंट पे हिट करता है एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट है V0 और V0 ही आपका पोटेंशियल बैरियर है। वही पोटेंशियल बैरियर जो बीच में जंक्शन में पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब आ गए हम लोग किसमें, रिवर्स बायसिंग में। तो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन और होल्स जो चले जाते हैं टेम्परेचर एजिटेशन की वजह से, वो ही करंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और शेप यहाँ पे भी ग्राफ का जो शेप है वो सेम ही रहता है जैसा ये है, लेकिन
यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब ज़्यादा रिवर्सिंग आप कर देते हैं तो ज़्यादा रिवर्सिंग की वजह से एवेलांच ब्रेकडाउन आ सकता है। एवेलांच ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर क्रिएट हो जाते हैं, और जब बहुत सारे कैरियर हो गए तो एक तरीके से हाई टेम्परेचर जनरेट हो गया। हाई टेम्परेचर जनरेट होने में जो करंट है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। इस सिचुएशन में जो ये वाला वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। उसको मैं VB से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वेव रेक्टिफायर हम लोग शुरू करते हैं। रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? अगर AC वोल्टेज आ रहा है उसको DC में हम चेंज कर रहे हैं तो इसको कहते हैं रेक्टिफाई कर देना, रेक्टिफिकेशन। और जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ये काम कर पाता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। तो अब हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये ट्रांसफॉर्मर बना हुआ है, ये हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। तो एक इनपुट वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज को प्राइमरी कॉइल में दौड़ाया जाता है और फिर इंडक्शन की वजह से यही वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में जाता है। आप चाहें तो कॉइल रेशियो एडजस्ट करके इसे स्टेप अप या स्टेप डाउन बना सकते हैं। आप कमेंट्स में बताइए कि ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। मान लीजिए कि यहाँ नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा है और यहाँ नंबर ऑफ कॉइल्स कम है, ठीक है। तो अब यहाँ से वोल्टेज जो है इनपुट में एक बार इस साइकिल में चलेगा और एक बार इस साइकिल में चलेगा, और इंडक्शन की वजह से भी यहाँ पे एक बार इस साइकिल में चलेगा और एक बार इस साइकिल में करंट चलेगा। करंट चलेगा जब भी वोल्टेज डिफरेंस डेवलप होगा। तो AC वोल्टेज टू बी रेक्टिफाइड इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी कॉइल, और डायोड जो है वो किस में कनेक्ट कर दिया जाता है? सेकेंडरी कॉइल में। यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा दिया जाता है। इसी के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज को चेक करते हैं। इनपुट वोल्टेज का ग्राफ मैंने बना दिया है, आउटपुट वोल्टेज का नहीं बना है। जो लोग नहीं जानते थे उसके लिए AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट, और इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट वोल्टेज भी। हालांकि AV/DV करके आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ओके, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, मतलब इसी सेकेंडरी का ही बोल रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है कि करंट जो है ऐसे गया ऐसे आया, तो ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक। जब भी करंट कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये AC है, तो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया, है ना। जब ये यहाँ आता है तब ये यहाँ ऐसे चलता है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। तो डायोड जो अब करंट ऐसे जा रहा है और डायोड भी अपनी डायरेक्शन ऐसे बता रही है, तो ये फॉरवर्ड बायस वाली स्थिति होती है। और जब फॉरवर्ड बायस होता है तो बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस होता है तो करंट अलाउ कर जाता है, आराम से करंट पास हो जाता है। बस पास हो गया तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज बढ़िया दिख जाता है। अब ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, उसके हिसाब से आउटपुट वोल्टेज या तो ज्यादा आता है या कम आता है। मैं यहाँ पे ज्यादा स्टेप अप स्टेप डाउन की चिंता नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पिछले सेमेस्टर में था, अब ये आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, यानी कि ये वाला, जब करंट ऐसे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ ऐसे ऐसे आके ये रोड़ा अटका देगा, ये रोक देगा करंट को। क्यों रोक देगा? बिकॉज ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि वो रिवर्स बायस में है एंड इट डज नॉट अलाउ करंट, तो रुक जाता है, कोई करंट बनता ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर जब कोई करंट नहीं बनता है, इसका जवाब ये आया, लेकिन इसका जवाब जो है ये आया। इसीलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। मतलब पूरी वेव है, पूरी वेव ये है, रेक्टिफाई केवल इतनी ऊपर, समझे। तो ये इनपुट वोल्टेज क्या होता है? AC, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? DC, है ना। यहाँ पे रुक रुक के करंट जा रहा है लेकिन हमेशा पॉजिटिव तो है कि नहीं? मतलब जीरो भी हो गया तो भाई पॉजिटिव ही हो गया एक तरीके से। फिर यही साइकिल, ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ तो ये, फिर यही साइकिल रिपीट होता जाता है। और आगे बना ले एक बार, बस
फिर से एक बार देखिए, ये हुआ यहां पर, ये हुआ यहां पर, ये हुआ यहां पर, ये हुआ यहां पर। बस हो गया अपना हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे वोल्टेज वर्सेस टाइम बनाया, यहाँ पे भी वोल्टेज वर्सेस टाइम बनाया। अब फुल वेव रेक्टिफायर में आ जाते हैं। यहां पे भी लगभग वही काम हो रहा है जो हाफ वेव में हो रहा था, वो तो था ही, थोड़ा सा डायग्राम आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। यहाँ देखिए इनपुट वोल्टेज ने अपना मान लीजिए ये डायरेक्शन दिया, ये डायरेक्शन की वजह से ये डायरेक्शन इसमें जाना चाहिए, लेकिन हम लोग ने चालाकी से क्या किया, यहाँ पे 2 डायोड लगा दिए और बीच में भी इसे कनेक्ट कर दिया। तो जब ये ऐसे फ्लो करना चाहेगा करंट, तो इस पॉइंट पे करंट के बाद 2 ऑप्शन होंगे। मान लीजिए कि ऐसे चल रहा है, ये गया करंट, ये गया करंट, ये गया करंट, और यहां आने के बाद करंट के बाद 2 ऑप्शन है कि इस पे भी चला जाए, इस पे भी चला जाए, पैरेलल में जैसे है ना, एक ऐसे आया और चलो भाई इधर चले। लेकिन जब इधर आएगा तो डायोड D2 कहेगा भाई हम रिवर्स बायस में, हम तुमको नहीं जाने देंगे, हमारे पास बहुत हाई रेजिस्टेंस है, नो नो। तो करंट जब एक बार यहां से ऐसे आया, ऐसे इससे तो निकल गया, लेकिन इससे निकल ही नहीं पाया, तो फिर करंट यहाँ पे क्विट कर देगा, बोलेगा यार इधर से जाने की जरूरत ही नहीं है, सारा आप यहीं से चलिए। ये एक तरीके से नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। कब? पॉजिटिव साइकिल में। ये पॉजिटिव साइकिल है, तो ऐसे गया करंट, ऐसे गया और फिर इधर चला गया। हमारा आरएल क्या फील कर रहा है कि यहां से यहां करंट गया, इसी को पॉजिटिव मान लो। तो ये वेव ऐसे गई, ये इनपुट एसी ऐसे गया, ये पॉजिटिव गया और ये इधर चला गया, ये किसी काम का नहीं रहा। इनपुट एसी ऐसा गया, आउटपुट वोल्टेज ऐसे गया, ये चला ही नहीं। ठीक है, ये सारी बात मैंने यहां पे लिख दी। चलो पढ़ते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब होगा तो इनपुट एसी अपना इंडक्शन देके इसमें करंट पैदा करेगा, यही ट्रांसफार्मर में होता है। डायोड D1 उस समय कैसा होगा? फॉरवर्ड बायस में। भाई जैसे करंट चल रहा है उसी डायरेक्शन में डायोड ने भी अपना मुंह लगा रखा है, फॉरवर्ड बायस में है। डायोड D1 क्या करेगी? ये अलाउ कर देगी करंट, करंट अपने अंदर से जाने देगी। इससे क्या होगा? आरएल में पॉजिटिव आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब इसी समय एक और काम होगा। डायोड D2 जो है केवल रोका का काम करेगी कि भाई ये गया करंट ऐसे, और इधर से कोई करंट नहीं आना चाहिए, हम यहां बैठे हुए हैं। ठीक, ये पॉजिटिव साइकिल की पूरी कहानी हो गई। बिल्कुल इसकी मिरर इमेज हो जाएगी नेगेटिव साइकिल की कहानी। अब जब नेगेटिव साइकिल की कहानी है तो ये ऐसे जाना चाहेगा करंट, है ना। असली में लूप तो अपना यही है ना, या तो ऐसे चलेगा या तो ऐसे चलेगा। तब उस केस में जब ऐसे चलेगा तब ये पॉजिटिव क्या तरह काम करेगा, ये एक तरीके से काम करेगा फॉरवर्ड बायस में। उसके लिए मैं ब्लैक एरोज बनाए दे रहा हूं। यहां पे दिख रहे होंगे आपको। अब ये वाली जो डायोड है वो रोका करके बैठ जाएगी, ये ऐसे आओ ऐसे आओ, और यहां से जो करंट फट के ऐसे जाएगा भाई हम रोक देंगे। तब ये चलेगा, ये चुपचाप बैठेगा। लेकिन आप देख सकते हैं चाहे पॉजिटिव साइकिल चल रहा हो चाहे नेगेटिव साइकिल चल रहा हो, हमारे आरएल को इसी डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। चाहे रेड वाला देख लीजिए और चाहे ब्लैक वाला देख लीजिए, जो लोड रेजिस्टेंस है वो एक ही डायरेक्शन में करंट फील कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट वोल्टेज है इस केस में भी पॉजिटिव होगा और इस केस में भी पॉजिटिव होगा। बस ये ऐसा बन गया। तो हमें यह समझना है कि जब पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल में डायोड D1 काम करेगा, ये ऐसे आएगा, ये पॉजिटिव साइकिल में होता रहेगा, और नेगेटिव साइकिल में डायोड D2 काम करेगा, ये ऐसे होता रहेगा।
इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन से हम पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं डायरेक्शन इनपुट वोल्टेज की, क्योंकि इनपुट से ही ये आ रहा है या ये आ रहा है, तो ये इनपुट का है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को हम हमेशा एक ही जगह देख रहे हैं, चाहे इस साइकिल से आए चाहे इस साइकिल से आए, दोनों ही सिचुएशन में आउटपुट वोल्टेज अपना एक ही डायरेक्शन में, तो हम उसे पॉजिटिव मान ले रहे हैं। ये एसी है, ये डीसी है, अरे क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है तो डीसी है। ये हाफ वेव से भी बेहतर है। हाफ वेव में क्या हो रहा था, ये ऐसे हो कि यहाँ जीरो हुआ जा रहा था, जीरो होने में तो उस टाइम पे करंट ही नहीं रहेगा, तो बल्ब अपना बुझ जाएगा, हम ये नहीं चाहते। यहाँ लगातार बल्ब अपना जलता रहेगा डीसी से। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, तो सबसे पहला जो पर्पस है उसे फोटो डायोड की तरह इस्तेमाल किया जाए। फोटो डायोड कैसा कि एक डायोड है और उस पर लाइट मारी जाएगी, लाइट मारी जाएगी, इसीलिए उसको फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बनाया जाता है। ऐसा मटेरियल जो लाइट को डिटेक्ट करके उसके हिसाब से रिएक्ट भी करता है। और ये ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करने के लिए फोटो डायोड को यूज किया जाता है। यहाँ पे रिवर्स बायस मेथड में अपने पीएन जंक्शन को लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, ये तो आप जानते हैं, ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो पी साइड जो है नेगेटिव से जुड़ा है, एन साइड जो है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये रिवर्स बायस है, ये रेजिस्टेंस है, ये मिली नहीं माइक्रो एम्पियर में करंट को डिटेक्ट करेगा, तो इसको माइक्रो एमीटर कहेंगे। ये अपना रेजिस्टेंस है। तो इस तरह का एक सिस्टम होता है। इसके चारों तरफ एक बक्सा लगा दिया जाता है, बक्सा जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए मतलब ऐसा कोई परफोरेटेड बक्सा नहीं होता है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट ही होता है और लाइट उसके अंदर से आसानी से पास हो जाए ऐसा लगाया जाता है। बक्सा इसलिए लगाया जाता है प्रोटेक्शन की वजह से, मतलब टूट ना जाए चीजें। ओके, और फोटो डायोड जो है उस पर जब फोटॉन्स गिरते हैं तो ऐसे फोटोन गिराए जाते हैं जिनकी खुद की एनर्जी, जिनका एच न्यू एनर्जी गैप से ज्यादा हो। किसके एनर्जी गैप के? सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो जनरेट हो जाए, नए इलेक्ट्रॉन और नए होल्स जनरेट हो जाएं। और ये नए जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ही आगे जाकर रिवर्स करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हम लाइट की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी डाल देंगे तो ज़्यादा इंटेंसिटी डालने में ज़्यादा रिवर्स करंट हमें मिलता है। आप देख लीजिए, कम इंटेंसिटी में ऐसा और ज़्यादा इंटेंसिटी में ऐसा, मतलब हम लोग तो नेगेटिव साइड में बढ़ाना चाहते हैं ना, तो इसलिए। सो दिस इज द रिवर्स करंट एंड दिस इज द रिवर्स वोल्टेज या रिवर्स बायस वोल्टेज। इस तरह से ये ग्राफ है ना, याद रखिएगा। ग्राफ यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में लिखना पसंद करूँगा, इन द बुक इट इज रिटन मिली एम्पियर, वो गलत है, आप माइक्रो एम्पियर लिखिए। फोटो डायोड में रिवर्स करंट किस ऑर्डर में होता है? माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में होता है। अब इसी में आता है सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर पैनल आपने जरूर देखा होगा, तो वो ऐसे बड़ा सा क्यूबॉइड टाइप का होता है, फ्लैट सरफेस ऐसा ये मैंने बना दिया है यहाँ पर। तो NP जंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो लाइट जो आती है वो N की तरफ से आती है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सिंबल आप इस तरह बना सकते हैं, और मतलब इधर भी ये लाइट इधर से भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंबल इस तरह है। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ रहा है कि इसी चीज को मैंने अगर मैं इस सर्किट को ऐसे दिखा देता तो P नीचे हो जाता है, N ऊपर हो जाता है, P नीचे हो जाता है, N ऊपर हो जाता है, लेकिन सर्किट डायग्राम की वजह से मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा है। आप चाहें तो इस पूरे को 90 डिग्री शिफ्ट करके इससे मैच करा सकते हैं। तो मेन बात यह है यहाँ पर कि यहाँ ना फॉरवर्ड बायस है और ना ही रिवर्स बायस है, ठीक है। कोई पूछे कि सोलर सेल में कौन सी बायसिंग होती है, आप बोल देंगे कोई बायसिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल बैटरी है ही नहीं, एक्सटर्नल बैटरी है ही नहीं। यहाँ पे सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किस चीज से बना होता है?
द कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये जो डायोड है वो सिलिकॉन, गैलियम और आर्सेनिक के पीएन जंक्शन से बनाई जाती है ना। जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना कि पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट गैलियम आर्सेनिक, वैसे ही है। इसको आर्सेनाइड बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लाइट एंटर्स थ्रू ग्लास विंडो एंड जनरेट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये हम लोगों ने फोटो सेल में भी देखा था कि जैसे ही लाइट एक सूटेबल एनर्जी की होती है तो इलेक्ट्रॉन पे होल पेयर को जनरेट कर देती है। अब क्योंकि जो डिप्लीशन रीजन है उसमें खुद जंक्शन फील्ड होती है, तो जंक्शन फील्ड की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन और होल हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो जो टॉप मेटल होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है और बॉटम मेटल जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम लोगों ने अपना एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। आरएल क्या है? लोड रेजिस्टेंस। चाहे बल्ब लगा दें, कोई भी चीज, पंखा लगा दें, तो क्या होता है, इनके पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ये बल्ब जल उठता है, पंखा होगा तो चलना शुरू कर देगा। तो इसी की वजह से मतलब ये जो फोटो करंट है वो इस बल्ब या पंखे से होके जाता है। तो ये जो दो जंक्शन है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से करंट फ्लो होता है। उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो करंट, क्योंकि वो लाइट की वजह से वो करंट जनरेट हो रहा है। और अगर हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाए तो इस तरह होगा। यहाँ पे V0 का नाम होता है ओपन सर्किट वोल्टेज और IS का नाम होता है शॉर्ट सर्किट करंट। अब आप बोलेंगे यार शॉर्ट सर्किट तो नहीं समझ में आ रहा है। शॉर्ट सर्किट इसलिए यार कि ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको आपस में जोड़ दिया हम लोग ने तो चट चट की आवाज होगी, इसलिए उसको शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं। तो जितने भी सोलर पैनल है वो इसी फंडे पे डिजाइन होते हैं। हम सभी के घरों में होती है LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड। पहले जो बल्ब आते थे, बल्ब को अब हम लोगों ने LED से रिप्लेस कर दिया है। मैं जरा आपको LED दिखाता हूं कैसी दिखती है। तो दिस इज द LED बल्ब और वैरायटी ऑफ शेप्स में आता है। आप देखते होंगे कि LED जो होती है किसी भी कलर की हो सकती है, ऐसी छोटी सी प्लास्टिक जैसी दिखाई देती है ना। लेकिन ओवरऑल उसका सर्किट क्या होता है वो सारी चीजें अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और PN जंक्शन पे ही डिपेंडेंट है अपनी LED। तो अब इसमें होता क्या है कि बहुत ज्यादा डोपिंग की जाती है। डोपिंग करने का मतलब क्या होता है कि पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट को अपने अपने में मतलब P में और N में इस तरह मिलाया जाता है कि काफी ज्यादा एटम्स जो होते हैं वो पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट वाले होते हैं। दोनों P भी हेवीली डोप्ड होता है, N भी हेवीली डोप्ड होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स काफी ज्यादा होते हैं। P साइड में बहुत सारे होल्स एक्स्ट्रा होते हैं, N साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा वाले क्या करते हैं, आके रिकम्बाइन कर जाते हैं अट्रैक्शन की वजह से, और रिकम्बाइन करने से चट चट की आवाज आती है, तो हीट एनर्जी डेवलप हो सकती है। लेकिन हम लोग ऐसा चूज करते हैं कि लाइट एनर्जी भी डेवलप हो, और ज्यादा लाइट एनर्जी डेवलप होती है, हीट एनर्जी कम होती है। आप देखते होंगे अगर कंपेयर करें जो नॉर्मल वैसा वाला बल्ब आता था पहले, आई एम श्योर आप लोग अभी इतने छोटे नहीं हैं, आपने वो जरूर देखा होगा। ऐसा वाला जो बल्ब आता था, अभी भी आता है, इसको अगर आप टच करते हैं, मतलब जलते हुए बल्ब को इसको आप टच करते हैं तो बहुत गर्म होता है। शायद आप बिना कपड़े के उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो मैंने अभी आपको LED दिखाया वो मैंने अपनी यहाँ होल्डर से निकाल के ही आपको दिखाया था, एंड इट वाज गर्म, इट वाज हॉट, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप उसको पकड़ ही ना पाए। इसीलिए जो LED होती है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बहुत एफिशिएंटली कन्वर्ट कर रहा है, ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, ये हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता था और लाइट उसकी वजह से थोड़ी कमी रहती थी। तो इसका पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है और एलईडी का पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। इसीलिए जहां ये मतलब पावर कंजम्पशन को आप कंपेयर करें, ये 100 वॉट का था और अब जो एलईडी आ गई व्हाइट वाली, जो मैंने अभी आपको दिखाया, मतलब व्हाइट तो उसका कवर है, अंदर कोई भी कलर लगा सकते हैं आप। ये 3 वॉट, 6 वॉट और 9 वॉट वाली आती है। मैं आपको बता दूं कि जो 6 वॉट की एलईडी होती है उसमें 100 वॉट के बल्ब से भी ज्यादा लाइट होती है। इसीलिए मार्केट से ये ऑब्सोल्यूट हो गए, ये खत्म हो गए और ये सरवाइव कर गया। और अब ये इतनी कम बिजली खाता है कि लोगों ने हर पूरे घर में यही सब लगा, एलईडी लगा दिया जहां जहां बल्ब की जरूरत थी। और अब कम बिजली की वजह से लोग इसे बंद करना भी भूल ही जाते हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा बिल नहीं बढ़ता है इससे। बट ऐसी आदत आप मत डालिए। जितनी तेजी से आप इसको बंद करते थे, इसको भी आप बंद करिए अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, तो ये तो हो गया एलईडी के बारे में जानकारी। अब उसके बाद लाइट एनर्जी भी हम लोगों ने समझ लिया। अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग एलईडी में जो बैंड होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, उनके बीच में गैप को कम ज्यादा करके कलर को वेरी कर सकते हैं। क्योंकि यार देखो, सात ही कलर हमें दिखाई देते हैं और कोई लाइट निकलेगी, एक्सरे वगैरह निकलेगी तो हमें दिखेगी ही नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा वेरिएशन हम लोग को नहीं करना है। विबग्योर जो है एक फिक्स बैंड गैप के आसपास की वैल्यूज होती है, वहीं से हमें सारे कलर मिल जाते हैं। और मार्केट में जो बल्ब बिकते हैं, सबसे ज्यादा बिक्री जो होती है वो व्हाइट लाइट की होती है, क्योंकि घर में सबको व्हाइट लाइट चाहिए होती है। वो ग्रीन लाइट में कौन पढ़ाई कर पाएगा, है ना। तो इसलिए अगर कोई पूछे कि कलर किस पे डिपेंड करता है, तो बैंड गैप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस होता है। आप कनेक्शन से भी देख सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस है और ये खुद ही लाइट दे देता है। ये P है और ये N है। और जितना फॉरवर्ड करंट चलेगा उतनी ही जो ब्राइटनेस या डिमनेस हमारी लाइट की होगी। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कौन कंट्रोल करता है? फॉरवर्ड करंट कंट्रोल करता है। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। बाकी आप वोल्टेज और करंट में अगर ग्राफ देखें तो वही फॉरवर्ड बायस वाला ग्राफ है, उसी को हम लोगों ने बना लिया। वैल्यूज वगैरह आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जनरल शेप आप जानिए। एलईडी क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करती है, तो पता ही है। याद रखिएगा कि हीट एनर्जी बनती जरूर है यहाँ पे, है ना। हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में थोड़ी बहुत हीट एनर्जी तो बनती ही बनती है। स्पॉन्टेनियस रेडिएशन का मतलब है कि जैसे ही हम इस सर्किट को ऑन करते हैं, तुरंत लाइट जल जाती है। हम चाहते भी ऐसा है कि बल्ब ऐसा हो कि हम स्विच ऑन करें और लाइट जल जाए। हम वेट नहीं करना चाहते कि थोड़ी देर बाद बल्ब जलेगा, है ना। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब है तुरंत करंट फ्लो होता है और तुरंत होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन होके लाइट एनर्जी जनरेट करने लगते हैं। जैसा मैंने बताया कि भाई एलईडी में बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। जो काम वहाँ 100 वॉट में होता था, वो काम यहाँ 6 वॉट और 9 वॉट में हुआ जा रहा है। तो वेरी लो इनपुट पावर चाहिए होता है एलईडी को। एलईडी की लॉन्ग लाइफ होती है, रोबस्ट होता है, इसकी प्लास्टिक बॉडी होती है। पहले वाला जो बल्ब आता था वो कांच का होता था, तो वो टूट जाता था, मैकेनिकल शॉक्स वो नहीं झेल पाता था। ये वाली एलईडी आप जमीन में भी फेंक दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर कोई ऑन ऑफ वाला टाइम नहीं रहता है कि भाई ऑन कर लो फिर वेट करोगे एलईडी ऑन हो रही, जैसे मरकरी लाइट में होता है, जो स्ट्रीट लाइट में होता है, उसमें ऑन ऑफ टाइम काफ़ी लंबा होता है। लेकिन अपनी एलईडी में ये प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये प्रॉब्लम जो है वो उसमें भी नहीं है, कांच वाले बल्ब में भी ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट है उसको वो भी इनकैंडेसेंट लैंप्स में शामिल होती है। तो इसलिए यहाँ पे कोई वार्म अप टाइम नहीं चाहिए होता है एलईडी को। और बहुत ही हल्की फुल्की होती है एलईडी, छोटा सा साइज होता है, बहुत छोटी होती है एलईडी। आपको जो पूरा ये दिखता है ऐसे, कभी आप
एलईडी लाइट को तोड़िएगा, मतलब ये खराब हो जाए जब, तो इसका ऊपर वाला ये डोम हटाएंगे तो ये सामने से सर्कुलर टाइप दिखाई देगा और उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसी लाइट लगी होंगी। वो एक एक यूनिट जो होगी वो एलईडी होगी और ये सब एक साथ जलती हैं, एक साथ जलती है। फिर ये डोम लगाया जाता है ताकि एक्स्ट्रा ब्राइटनेस जो है वो दब जाए और एक यूनिफॉर्म लाइट आपको आए। अगर आप ये हटा के इसको देखेंगे तो बहुत ब्राइट होगी, आपकी आंखें जो है मतलब चौंधिया जाएंगी, ग्लेयर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यह यहाँ पे एक तरीके से लाइट को कम करने के लिए ये वाला डोम लगाया जाता है। बढ़िया अच्छी लाइट निकलती है, मोनोक्रोमेटिक, बैंडविड्थ इतनी है और आप देख रहे हैं कि ये विजिबल में फॉल करती है 4800 से 4000 से 8000 के बीच में जो रहता है नैनोमीटर में, तो वो इससे मैच कर रहा है और काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है, बढ़िया रोबस्ट, मतलब टूटती नहीं है, मतलब अनब्रेकेबल है लगभग एलईडी। इतनी छोटी सी चीज़ है वो टूटेगी ही नहीं, है ना, जब तक आप उसको हथौड़े से नहीं तोड़ते हैं। तो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। मतलब एलईडी क्यों इसीलिए मार्केट में इतनी फेमस हो गई और बहुत बड़ा मार्केट है इसका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। आज भी मुझे एक एलईडी खरीदने जाना है।